नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसा कोई भी कंपटीशन न हो जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है और उसमें संज्ञानात्मक विकास से प्रश्न न आते हों। तो इस संज्ञानात्मक विकास के प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए हम लोगों ने जो पिछले क्लास में देखा कि संज्ञान क्या होता है, संज्ञान किसे कहते हैं और संज्ञान का क्या पक्ष होता है। आज हम लोग देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं और आज हम लोग जो संज्ञानात्मक विकास को सिद्धांत देने वाले हैं जीन पियाजे, उनसे भी परिचित होंगे और उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसकी भी बात हम करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें जो संज्ञानात्मक विकास है उसका क्या अर्थ होता है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जैसे कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है। यहां पे देखा जाए कि जो बालक है वो बालक क्या करता है, बालक के पास इंद्रियां हैं और ये जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियों के माध्यम से संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क में ग्रहण करता है और जब वो मस्तिष्क में उस संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है तो फिर अपने मस्तिष्क में उसकी फंक्शनिंग करता है। किसकी फंक्शनिंग करता है? जो भी संवेदी सूचनाएं उसने अपने इंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क में ग्रहण किया है उसकी वो फंक्शनिंग करना शुरू करता है। तो कैसे संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की गई, तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में कहा गया कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसे, या ये कहें कि उस पर चिंतन किया जाए। तो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप में उसे उस लायक बना देने से होता है जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थिति में करके तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने की बात है कि अगर कोई पूछे कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहेंगे तो संज्ञानात्मक विकास में आपने देखा कि संज्ञान क्या होता है, उसके पक्ष क्या होते हैं, लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास की। तो जो संज्ञानात्मक विकास है तो संज्ञानात्मक विकास कहां से होगा? आपकी जो इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से बालक संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क में ग्रहण करके उस पर करता है चिंतन तथा उसे क्रमिक रूप से उस लायक बना देता है। यानी कि जितनी भी वातावरण में संवेदी सूचनाएं हैं उसको ग्रहण करता है, उस पर चिंतन करता है और उसे उस लायक बना देता है कि जिसका वो प्रयोग करके भिन्न परिस्थितियों में
और तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है, उसे ही कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। यानी कि बालक संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करेगा, उस पर चिंतन करेगा और उससे उस लायक बना देगा कि वह विभिन्न परिस्थितियों में जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान कर सकता है। इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो जो संज्ञानात्मक विकास है, तो इस पर जो सिद्धांत दिए हैं, तो संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत दिए गए हैं, संज्ञानात्मक विकास का जो मुख्य रूप से सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है जीन पियाजे जी के अनुसार, और उसमें जे.एस. ब्रूनर ने भी दिया है और लीव सिमनोविच वाइगोटस्की ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोटस्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करते हैं जीन पियाजे महोदय की। तो जो जीन पियाजे महोदय जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका सामान्य जीवन परिचय। तो जो जीन पियाजे महोदय हैं, इनका जो जन्म हुआ है वो 9 अगस्त 1896 को हुआ है। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, या ये कहें कि इनका जो जन्म हुआ है वह स्विट्जरलैंड में हुआ है। स्विट्जरलैंड में एक फ्रैंकोफोन नामक एक क्षेत्र है, वहीं पे एक स्थान है न्यूचटेल, वहां पे इनका ये जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 16 सितंबर 1980 को होती है। ये मुख्य रूप से जो विशेषज्ञ थे वो जंतु विज्ञान के चिकित्सक थे और इन्होंने मनोविज्ञान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जो प्रयोग है, इन्होंने प्रयोग अपने बच्चे पर भी किया। जो बच्चा उनका 3 साल का था उस पर इन्होंने प्रयोग किया। इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था बारवेल इनहेल्डर, और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक से, या ये कहें कि पुस्तक से संबंधित प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि ये सामान्य सा जो उनका जीवन परिचय है उसको आप अपने मस्तिष्क में बना के रखिएगा, ताकि जो भी प्रश्न आते हैं आसानी से आप कर सकें। अब कुछ बातें हैं जो जीन पियाजे महोदय ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 सिद्धांत दिए हैं। उसमें जो पहला सिद्धांत है भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक सिद्धांत दिया है। तो जो विकासात्मक सिद्धांत है, उन्होंने कहा इसमें कि जो बालक का विकास है, तो जो विकास है वो तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, यानी कि माँ के गर्भ से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। लेकिन जब बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो जन्म के बाद यानी कि शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो इन्होंने विकासात्मक सिद्धांत से संबंधित एक बात कही कि विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है, जबकि संज्ञान का जो विकास है वो शैशवावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत तक चलता है। तो ये कथन इनका याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अब हम बात करते हैं कि जो जीन पियाजे महोदय हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित जो बातें कही हैं उन्होंने क्या कहा है ना। तो आइए देखते हैं कि जो जीन पियाजे महोदय हैं उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने कहा कि वास्तविकता के स्वरूप, वास्तविकता के स्वरूप के बारे में कर लीजिए, के बारे में चिंतन करने तथा या और खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ
परिपक्वता स्तर पर निर्भर करती है और न सिर्फ अनुभव पर निर्भर करती है, न सिर्फ अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि यह इन दोनों की अंतः क्रिया पर निर्भर करती है। अंतः क्रिया पर निर्भर करती है। तो यहां पे देखा जाए कि जो जिन प्याजे महोदय हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा कि जो बालक है, तो बालक के मस्तिष्क में ये कहें कि बालक जो वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करता है या उसकी खोज करता है, तो बालक वास्तविकता के स्वरूप के बारे में जो चिंतन करता है या खोज करता है, यह केवल उसकी परिपक्वता पर निर्भर नहीं है, केवल उसकी परिपक्वता पर निर्भर नहीं है और ना ही केवल उसके अनुभव पर निर्भर है, बल्कि इन दोनों की अंतः क्रिया पर निर्भर होता है। यानी कि जो जीन पियाजे महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जो बच्चा है तो वो वास्तविकता के स्वरूप के बारे में जब भी चिंतन करेगा या खोज करेगा, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यह निर्भर है उसके परिपक्वता के स्तर पर, और यह भी नहीं कह सकते कि निर्भर है सिर्फ अनुभव पे, बल्कि यह निर्भर है इन दोनों की अंतः क्रिया पर। इसलिए हम कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे महोदय ने दिया है, वह एक अंतः क्रियावादी विचारधारा का उदाहरण है। कह सकते हैं किस विचारधारा का? तो वह है एक अंतः क्रियावादी विचार धारा का उदाहरण है। तो हम लोगों ने देखा कि जो जिन पियाजे महोदय हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो जिन पियाजे महोदय हैं, उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो बातें कही, ये हो जाती हैं किताबी ज्ञान के तौर पे और पीडीएफ में है। पीडीएफ आपको लिंक में दे दिया जाएगा, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। पीडीएफ का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जो जिन पियाजे महोदय हैं, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या कॉन्सेप्ट है? तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अगर हम समझें तो कुछ संप्रत्यय है, उस संप्रत्ययों की बात करें तो उन्होंने प्रमुख रूप से 8 संप्रत्ययों की बात की है। कौन कौन से 8 संप्रत्यय हैं? एक है अनुकूलन, दूसरा है साम्य धारणा इक्विलिब्रिएशन, संरक्षण कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक संरचना जिसको कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, मानसिक संक्रिया स्कीमा और विकेंद्रण डिसेंटरिंग। यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन पियाजे जी ने दिया, उसमें या उसको सीखने से पहले हमें इन प्रमुख संप्रत्ययों को जानना आवश्यक है, क्योंकि इनसे जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, जिसमें कि स्कीम्स और स्कीमा से बहुत सारे प्रश्न, ये कहें कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जरूर स्कीम और स्कीमा से आ जाते हैं। इसके महत्व को देखते हुए हम लोग इन 8 संप्रत्ययों को समझेंगे, ताकि इस पर आधारित जो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की बात की है वो हमें आसानी से समझ में आ सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। सबसे पहला बिंदु है हम लोगों का अनुकूलन। तो जो अनुकूलन है, क्या है वो अनुकूलन? यहाँ पे हम लोग देखें तो जिन पियाजे महोदय ने अनुकूलन के बारे में क्या कहा? तो अनुकूलन इनके अनुसार एडॉप्टेशन क्या है अनुकूलन? तो जो जिन पियाजे जी ने कहा है कि अनुकूलन क्या है, तो उन्होंने कहा कि बालकों में वातावरण के साथ समायोजन, वातावरण के साथ
समायोजन की जो प्रकृति होती है वह जन्मजात होती है। उन्होंने कहा है कि वह जन्मजात प्रवृत्ति है और इसी को जीन पियाजे महोदय ने अनुकूलन कहा है। अनुकूलन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अनुकूलन क्या है, तो कह सकते हैं कि जो अनुकूलन है उसके बारे में कहा कि जो बालकों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जो शक्ति होती है वो जन्मजात होती है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसी के साथ उसके अंदर अपने वातावरण के साथ अपने आप को सामंजस्य करने की शक्ति आ जाती है। ये कहें कि कोई भी बालक है और अपने वातावरण में समायोजन करना सीखता है या समायोजित कर लेता है, तो ये प्रवृत्ति कैसी है, उसके अंदर जन्मजात प्रवृत्ति है। और इसी जन्मजात प्रवृत्ति को जीन पियाजे महोदय ने अनुकूलन कहा है। तो जो ये अनुकूलन की प्रक्रिया है यह दो प्रकार की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, तो अनुकूलन जो अनुकूलन है इसकी दो उप प्रक्रियाएं हैं। समझते हैं हम लोग कौन कौन सी दो उप प्रक्रियाएं हैं। तो एक होती है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण आत्मसात्करण जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एक होती है समायोजन। समायोजन जिसको कहते हैं एकोमोडेशन। आइए देखते हैं कि अनुकूलन तो आपने देखा, लेकिन अनुकूलन की जो दो उप प्रक्रियाएं हैं उसमें आत्मसात्करण क्या है। तो हम देखें कि जो जीन पियाजे महोदय ने आत्मसात्करण के बारे में कहा कि आत्मसात्करण एक प्रक्रिया है और यह जो प्रक्रिया है वो क्या है कि एक प्रक्रिया है, क्या है कि समस्या के समाधान और वास्तविकता से सामंजस्य जो स्थापित करने की बात होती है, यह सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। बालक सहारा लेता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो बालक है उसके अंदर आत्मसात्करण होता है। तो आत्मसात्करण क्या है, सिमुलेशन। तो आत्मसात्करण एक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान और वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रिया का वो सहारा लेता है। इसे ही जीन पियाजे जी ने आत्मसात्करण कहा है। जैसे कि बच्चा है, बच्चे किसी भी वस्तु को पाते हैं तो उसको मुंह में डाल देते हैं। तो बच्चा किसी भी वस्तु को जब मुंह में डालता है तो इसका अर्थ यह है कि वह पूर्व में सीखी गई। पूर्व में सीखी गई का मतलब है कि पूर्व में उस चीज से परिचित है या नहीं है, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि पूर्व में वो संप्रत्यय बना के रखा है मस्तिष्क में कि कोई भी वस्तु है तो उसके खाने पीने की चीज है। तो वो क्या करता है कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु, पेन पा गया तो पेन को उस खाने पीने की वस्तु से संबंधित कर लेता है, यानी कि आत्मसात कर लेता है कि एक खाने पीने की वस्तु है और उसको मुंह में लेकर चला जाता है। तो यहाँ पे है कि बालक पूर्व में सीखी हुई चीजें या पूर्व में जो मानसिक संक्रिया किया हुआ है उसी से आत्मसात कर लेता है, उसी को कहते हैं आत्मसात्करण। अर्थात
समस्या के समाधान के लिए और वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने के लिए वो पूर्व में सीखी गई योजनाओं का सहारा लेता है, पूर्व में सीखी गई मानसिक संक्रियाओं का सहारा लेता है, उसे ही हम आत्मसात्करण कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब बालक के साथ समस्याएं आती हैं, वातावरण में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, तो बालक हो जाता है असंतुलन की अवस्था में। असंतुलन की अवस्था में अर्थात पूर्व में सीखी हुई चीजों से अब उसका काम जब नहीं चलता है तो वह असंतुलन की अवस्था में आ जाता है। तो जब असंतुलन की अवस्था में आ जाता है तो वह अपनी योजनाओं, संप्रत्यय और व्यवहार में कर देता है परिवर्तन। क्यों परिवर्तन करता है? अपने वातावरण में समायोजन करने के लिए। अर्थात जब बालक के पूर्व में सीखी गई समस्या समाधान की विधियां और वास्तविकता से सामंजस्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उससे जब काम नहीं चलता है तो बालक के मस्तिष्क में असंतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तब वह बालक अपनी योजनाओं में, अपने संप्रत्यय में और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। यही परिवर्तन लाना ही कहलाता है समायोजन। जैसे बच्चे ने देखा है कुत्ते को, तो बच्चे ने जैसे घर में कुत्ते हैं तो बच्चा उस कुत्ते को देखता है, और जब बच्चा कुत्ते को देखकर परिचित है, लेकिन उसके सामने जब कोई बिल्ली आ जाती है तो अब वो नई है बिल्ली, पहले से तो सीखा हुआ है, पहले तो उसके घर में कुत्ता था, कुत्ते से वो परिचित है, लेकिन जब उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो अब वह जो पहले से उसके मस्तिष्क में संक्रियाएं बनी हुई थी या प्रक्रिया चल रही थी कुत्ते के बारे में, अवधारणा बनी हुई थी, अब वह उस बिल्ली से जोड़ता है। यानी कि कुछ इसमें परिवर्तन है, चलिए ठीक है, कुत्ते के समान तो नहीं है लेकिन हाँ उससे मिलता जुलता है, यही है उसका समायोजन, और उस पर संतुष्ट हो जाता है और अपने मस्तिष्क में जो उसका व्यवहार है बदला हुआ है, अब वह उस कुत्ते को बिल्ली से जोड़ना शुरू कर देता है। यही कहलाता है हमारा समायोजन। तो इसकी सब चीजों को हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से देखें तो जो पीडीएफ के माध्यम में बताया गया है कि अनुकूलन क्या है, आप इसे अपने पास पेन ड्राइव इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा। ये किताबी ज्ञान है, किताब के माध्यम से जो चीजें बताई गई हैं उसमें है। अब जो हम लोगों का दूसरा बिंदु है वो है साम्य धारणा। साम्य धारणा क्या है? अभी आपने देखा कि जो बालक है आत्मसात्करण करता है और समायोजन करता है। तो जब आत्मसात्करण और समायोजन से काम नहीं चलता है तो बालक अब अपने आप को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। वही हम लोगों का जो दूसरा बिंदु है वो है साम्य धारणा। साम्य धारणा में क्या कहा गया है कि साम्य धारणा एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? कि बालक द्वारा आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में संतुलन कायम करता है। अर्थात आत्मसात्करण और समायोजन के बीच में जो समायोजन का काम होता है उसे ही हम साम्य धारणा कहते हैं, जिसे आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। अर्थात बच्चा जब असंतुलन की अवस्था में आ जाता है और उसका काम नहीं जब चलता है तो साम्य धारणा का सहारा लेता है। इसको उदाहरण से देखिए कैसे इसमें लिखा गया है कि जब बालक सामने ऐसी परिस्थितियां या समस्या आती है तो उसे कभी अनुभव नहीं होता है, तो एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए या संतुलन लाने के लिए आत्मसात्करण का सहारा लेता है। इसी को हम इक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। जो जीन पियाजे महोदय हैं उन्होंने जो तीसरा संप्रत्यय दिया है वो दिया है संरक्षण, कंजर्वेशन। क्या है संरक्षण? से तात्पर्य क्या होता है कि वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की जो क्षमता होती है तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की जो क्षमता होती है वही होता है संरक्षण। यहाँ पे हम देखें कि जो संरक्षण है
वो एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, उस वातावरण के परिवर्तनों को समझना, यानी कि वातावरण में जो परिवर्तन है वो कैसे हो रहा है, उसमें हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, इसी परिवर्तनों को समझना और उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की जो मानसिक संक्रिया है वही है संरक्षण। यानी कि बालक उस वातावरण में अपने आप को समायोजित करने के लिए अब तैयार हो गया है। तो जब तैयार हुआ है तो कुछ मस्तिष्क में संक्रिया करेगा, मस्तिष्क में पूर्व के जो अनुभव और ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके अपने आप को एडजस्ट करके सेट कर लेगा, वही है आपका संरक्षण। इसे जीन पियाजे महोदय ने कहा कि बालक जब एक नए वातावरण में प्रवेश करता है तो पूर्व के अनुभव और ज्ञान में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं और वही परिवर्तन करके अपने मस्तिष्क में एक अवधारणा विकसित कर लेता है, वही है संरक्षण। अगला इन्होंने जो चौथा बिंदु दिया है वो दिया है संज्ञानात्मक संरक्षण। संज्ञानात्मक संरक्षण क्या है कि मानसिक संगठन या क्षमताओं का सेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संज्ञानात्मक संरक्षण क्या है, थोड़ा सा देखा जाए कि संज्ञानात्मक संरक्षण, तो संज्ञानात्मक संरक्षण क्या है। ये ऐसे होता है कि जब एक बालक है कोई 3 वर्ष का और एक बालक है 7 वर्ष का, तो देखिएगा कि जो 3 वर्ष का बालक है इसके तर्क करने की, सोचने और समझने की जो क्षमता है, या ये कहें कि मस्तिष्क का जो स्वरूप बना हुआ है वो अलग सेट है। यानी कि कह सकते हैं कि 3 वर्ष के बालक के जो मानसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं या मानसिक स्वरूप की बात की जाए तो जो 3 साल का बालक है उसका जो मानसिक स्वरूप बना हुआ है, जिसको कि हम सेट कह रहे हैं, समुच्चय कह रहे हैं, यह 7 वर्ष के बालक से अलग होगा। या ये कहें कि 3 वर्ष के बालक और 7 वर्ष के बालक में मानसिक संरचना के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। इनकी तर्कशीलता, चिंतन करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता अलग है, इनकी अलग है। तो ये जो अलग होने का जो मानसिक सेट बना हुआ है, मानसिक स्वरूप का जो सेट अलग अलग बना हुआ है, यही है संज्ञानात्मक संरक्षण। अर्थात इसी संज्ञानात्मक संरक्षण के आधार पर ही हम 3 साल के बच्चे को और 7 साल के बच्चे को अलग करते हैं। आइए, यही है संज्ञानात्मक संरक्षण। अब आता है अगला बिंदु है मानसिक संक्रिया। मानसिक संक्रिया, आइए देखिए मानसिक संक्रिया क्या होती है। जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है। मेंटल ऑपरेशन, अर्थात बच्चा जब कोई चिंतन कर रहा है, जब कोई सोच विचार कर रहा है, या ये कहें कि जब भी कोई बालक कोई मानसिक क्रिया करता है, उसी को जीन पियाजे महोदय ने कहा है मानसिक संक्रिया। अर्थात बालक किसी समस्या का समाधान जब करता है, उस पर चिंतन करता है, या बालक जब अपने वातावरण में समायोजन करने के लिए जब मानसिक संक्रिया शुरू करता है या चिंतन करना चालू कर देता है, उसी को जीन पियाजे जी ने मानसिक संक्रिया कहा। अगला बिंदु है स्कीम्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। स्कीम्स और अगला जो बिंदु आता है स्कीमा, ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कि स्कीम्स क्या होता है। तो जो स्कीम्स होते हैं उसके बारे में जीन पियाजे जी ने कहा कि स्कीम्स ये क्या है, तो यह व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न है और इस व्यवहार के व्यवस्थित पैटर्न को आसानी से दोहराया जाता है। आसानी से दोहराया जाता है। कैसे समझते हैं स्कीम्स के बारे में, और ये कई बार पूछा हुआ है इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। क्या है कि यह व्यवहार का एक व्यवस्थित
पैटर्न है, यानी कि मस्तिष्क में वे संक्रियाएं व्यवस्थित रूप से कार्य करती हैं और वो मस्तिष्क की संक्रियाएं व्यवहार रूप में प्रदर्शित होती हैं। तो ये बालक के व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न है जिसको वह आसानी से दोहराता है, जिसे कि हम स्कीम्स कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा सुबह उठता है, ब्रश करता है, ब्रश करने के बाद अपना जो दिनचर्या का है वो ड्रेस पहनता है, वेशभूषा कपड़ा जो स्कूल जाने का है, ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, टिफिन पैक करता है और फिर वो विद्यालय चला जाता है। तो बालक का सुबह उठने के बाद ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, टिफिन पैक करना, पानी लेना और फिर स्कूल चले जाना, ये उसका व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न है। अब उसको बहुत ही आसानी से दोहरा लेता है, जिसे हम कहते हैं स्कीम्स। और इससे कई बार क्वेश्चन आए, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। तो व्यवहार का व्यवस्थित पैटर्न ही कहलाता है स्कीम्स। आइए अगला बिंदु जो है वो है आपका स्कीमा। स्कीमा क्या है? यहां पे देखा जाए कि स्कीमा से तात्पर्य एक मानसिक संरचना से है, मानसिक संरचना से जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। याद रखिए, जब कभी भी सामान्यीकरण की बात आती है तो सामान्यीकरण में एक बिंदु ये है कि उसका हम हर जगह प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। आसानी से करने का मतलब है, हर जगह प्रयोग का मतलब है कि वो चीजें किसी एक विशेष चीज पे लागू नहीं है, वो सब पे लागू होती हैं। तो सब पर लागू होने को ही हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो बालक करता क्या है कि बालक की जो मानसिक संरचना होती है वो ऐसी हो जाती है कि एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज का वह दूसरे परिस्थिति में ले जाकर उपयोग करना सीख जाता है। यानी कि मानसिक संरचना, मानसिक स्ट्रक्चर, स्वरूप ऐसा हो चुका है, अब वो मैच्योर हो चुका है। ये कहें कि उसकी संरचना इतनी मैच्योर हो चुकी है कि एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज को वह दूसरी परिस्थिति में ले जाकर उपयोग करने लगा है। यही कहलाता है सामान्यीकरण। तो जिन प्याजे महोदय के अनुसार जो सामान्यीकरण है उसका अर्थ यही है कि ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। सामान्यीकरण का अर्थ है कि एक परिस्थिति में सीखी हुई चीज को दूसरी परिस्थिति में ले जाकर उपयोग करना सीख चुका है। अगला बिंदु है हम लोगों का विकेंद्रण। विकेंद्रण क्या है कि विकेंद्रण से तात्पर्य होता है तो वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो बालक में अलग अलग होती है। अगर हम कहें कि जो बालक है 3 या 4 साल का, या मान लीजिए 6 साल का, 5 साल का बालक है, और एक बालक है 23 या 24 साल का बालक है, तो 3-4 साल का जो बालक है इसके सोचने समझने की क्षमता क्या होगी? तो जो 3-4 साल का बालक है इसकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो आत्मकेंद्रित होती है। आत्मकेंद्रित होती है, यानी कि वो स्वयं से ही जोड़कर सोचता है, समझता है। लेकिन जो 23 से 24 साल का बालक होता है, वह बालक या व्यक्ति हो जाता है जो, तो वो जो बालक होता है अब वह विकेंद्रीकरण हो जाता है, यानी कि वह स्वयं से नहीं सोचता है, अब वो भिन्न भिन्न आयामों के बारे में भी सोचने लगता है। यानी कि जो एक बालक है, जो ये बालक है, वह केंद्रित होता है। केंद्रित होने का अर्थ है कि वो सिर्फ अपने से जोड़कर किसी चीज के बारे में सोचता है। लेकिन जो 23 से 24 साल का बालक है वो अपने में जोड़कर नहीं, यानी कि उसके सोचने का जो दायरा हो जाता है वो विस्तृत हो जाता है। इसी को जिन प्याजे महोदय ने कहा कि जो मानसिक संक्रिया होती है उसमें बालक का दायरा सोचने समझने का जो विस्तृत हो जाता है उसको हम विकेंद्रण कहते हैं। और यह विकेंद्रण के आधार पर हम 3 से 4 साल के बालक और 23 से 24 साल के बालक को भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज सीखा कि जो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे महोदय ने दिया उसमें हम लोगों ने देखा कि जीन पियाजे जी ने कुछ संप्रत्यय दिए हैं, और वे जो संप्रत्यय हैं इन संप्रत्ययों को आसानी से याद कर लीजिएगा। और हम अगले वीडियो में जीन पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बात किया है उस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।